डिस्कस कर रहे थे पंचकर्मा के जो डिफरेंट थेरेपीज थी, प्रोसीजर्स थे, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें ही जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बस्ती से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, अनुवासन आस्थापन बस्ती। तो आज हम डिस्कस करेंगे नस्यम। ठीक है, जो पंचकर्मा में एक नस्यम जो थेरेपी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नस्यम अर्थात जो औषधि नाक द्वारा, जो हमारे नेजल रूट है उसके थ्रू जो औषधि दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, ये पूरा जो पूरी थेरेपी है इसको नस्यम बोलते हैं। ठीक है ना। ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार होते हैं, जो हमारे हेड रीजन में, आईज में, ईयर्स में, नोज से रिलेटेड, या फिर हमारे माउथ से रिलेटेड जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो डिजीज है, ठीक है, उसमें नस्यम काफी इफेक्टिव थेरेपी होती है। मेनली ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में इसको बताया गया है। ठीक है। नासा से इसमें औषधि, जिसमें मुख्य रूप से जो ऑयल्स होते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, जैसे अणु तेल हो गया, कडबिंदु तेल हो गया, या फिर घृत हो गया, है ना, घी हो गया, या फिर कोई भी औषधि जैसे भाई जिसका रस यूज करते हैं, जैसे वासा, एक ऐसी औषधि बताई गई जिसका वासा का स्वरस यूज करते हैं, है ना। ठीक है। मिल्क का भी नस्य दिया जाता है। ठीक है। कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं जिनको प्रदमन नस्य बोलते हैं, तो वो भी जो है नस्यम के थ्रू उसको प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी थेरेपी जो नासा के थ्रू जो दवाई, जो औषधि, या फिर कोई भी लिक्विड द्रव्य ना दिया जाता है, उसको नस्यम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले तो पेशेंट का जो पूर्व कर्म होता है, पूर्व कर्म में पेशेंट के सबसे पहले एसेंशियल्स, जो उसके वाइटल्स वगैरह है, वो चेक किए जाते हैं। ठीक है। अपने थेरेपी रूम में उसको प्रॉपरली, जो हमारी ट्रे वो रहती है, पूरा डिस्कस किया जाएगा इसको। प्रॉपरली जो ट्रे रहती है वो पूरी पहले ही हमें तैयार कर लेनी होती है। उसके बाद प्रोसीजर जब स्टार्ट किया जाता है, उसमें पेशेंट का जो फोर है जो होता है ना, जो माथा जो होता है ना, सिर होता है, फोर हेड रीजन जो होता है, उस पर मसाज की जाती है पूरे, है ना। फेशियल, एक तरह से पूरा फेशियल फेशियल मसाज की जाती है। हेड रीजन की मसाज की जाती है, ईयर्स, नोज वगैरह पूरा अच्छी तरह मसाज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हर्बल ऑयल, कोई भी, जैसे हमने सपोज करो, जैसे मैंने अभी बताया, है ना, अनु तेल हो गया या फिर षडबिंदु तेल हो गया, अगर ये हमें यूज करना है तो उसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको हम स्टीम देते हैं, है ना। नस्यम के थ्रू जो भी हम इंडिकेट करते हैं पेशेंट को, जैसे 3 ड्रॉप, है ना, 3-3 बूंदे या 6-6 बूंदे, इस प्रकार से नस्यम की जो है हम शुरुआत में देते हैं पेशेंट को। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसको कितना हमें मेडिसिन देनी है। ठीक है। तो 2-2 ड्रॉप भी दे सकते हैं दोनों नाकों में, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। 6-6 ड्रॉप भी दे सकते हैं, 3-3 ड्रॉप भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे जो है उसमें मेडिसिन हम देते हैं। तो दोनों नोस्ट्रिल्स में हम उसमें दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रॉपरली मसाज करने के बाद इसमें जब हम ऑयल पोर कर देते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को हम क्या कराते हैं, स्टीम कराते हैं। ठीक है। स्टीम, नाड़ी स्वेद वगैरह हम कराते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो हमारा हेड रीजन है, ठीक है, वो पीछे की तरफ ऐसे झुका दिया जाता है। ठीक है। ताकि जो मेडिकेटेड ऑयल है वो प्रॉपरली जो है पूरी नेजल कैविटी में जो है स्प्रेड हो सके। ठीक है। वहीं से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर कोई भी पाउडर यूज किया है या कोई लिक्विड यूज किया है, जैसे कोई किसी जैसे मिल्क का हो गया, या फिर स्वरस हो गया, किसी का रस, जैसे कोई प्याज का रस हो गया, जैसे कोई कुछ कंडीशन में ऐसा होता है ना, प्याज का रस भी यूज कर लेते हैं, जैसे कोई मिर्गी का, या फिर एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं, इसमें रहता है। या फिर नेजल ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को, रक्तपित जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें भी दूरवस वरस वगैरह जो यूज करते हैं, तो वो नाक के थ्रू ही जिसमें दिया जाता है। या फिर हेड रीजन में उसको घृत करने से करने के लिए बोलते हैं कि घृत जो होता है, गोघृत जो होता है, उसको नाक में उसको डालना होता है। ये हम पेशेंट से कराते हैं। तो ये पूरा नशे कर्म किया जाता है। उसके बाद फिर
पेशेंट को गार्गलिंग के लिए बोला जाता है, ताकि कोई भी जो सिक्रीशन या कफ से रिलेटेड कोई भी गले में या नेजल रीजन में कुछ कफ इकट्ठा है या फिर कुछ सिक्रीशन है, तो वो एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो उसको गार्गलिंग करने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या कराते हैं, धूमपान कराते हैं, है ना, धूपन कर्म कराते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसका भी एक लॉजिक है कि जैसे हम उसमें अपना नस्यम कर्म कराते हैं। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, स्नान कर दिया। स्नान के बाद जैसे इसमें ऑयल या फिर मेडिकेटेड ऑयल या फिर कोई भी लिक्विड वगैरह हम उसको नस्यम के थ्रू देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कफ है, कफ विकार है, ठीक है, उसको वो शरीर से बाहर निकलता है। उसकी स्क्रैपिंग होती है ना, खुरच कर जो है हमारे नाइजल रूट के थ्रू वो गले के थ्रू जो है वो बाहर स्पेल आउट कर दिया जाता है, स्पीक आउट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर एक तरह से वात का प्रकोप हो जाता है। ठीक है ना, वायु प्रकोपित हो जाती है इस कंडीशन में, तो उसका शमन करने के लिए हम फिर उसमें धूपन कर्म करते हैं। ठीक है, तो धूपन कर्म इसमें करते हैं बाद में। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें जो टाइम पीरियड होता है हाफ एन आवर तक जो है हमें लेना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रहता है कि हम जो भी ये नशे दिया जाता है उसके लिए बोला गया है नासा ही सरसों द्वारम, है ना, ट्रेन तद्वारा हम तीर्थान, यानी कि नासा एक ऐसा मार्ग है जिससे शरीर में जो है एक तरह शरीर का जो सिर है, जो हमारे मस्तिष्क रीजन है, उसका एक द्वार बताया गया है। तो कोई भी अगर हमें औषधि देनी है और डायरेक्ट उसका अगर हमें ब्रेन पर इफेक्ट देखना है, तो हम नासा का जो है नस्यम का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारे पास कोई कंडीशन होती है या फिर नर्वस टिश्यू से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है, ठीक है ना, तो उसमें हम नस्यम कर्म कराते हैं। जैसे अर्बित का पेशेंट हो गया, है ना, पैरालिसिस का पेशेंट हो गया, या फिर उसकी कोई भी वीकनेस है, बॉडी पार्ट वीक है ना, पक्षाघात का पेशेंट है, तो इसमें नस्यम कर्म जो है काफी इफेक्टिव रहता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नस्यम की, अलग अलग जो इसके भेद बताए गए हैं नस्यम के, कौन कौन से बताए गए हैं। तो अगर हम बात करें इसके कर्म के अकॉर्डिंग, कर्मानुसार एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि नस्यम किस प्रकार का होता है, तो सबसे पहले है शोधन नस्य, है ना। शोधन नस्य मतलब शरीर का शोधन जिससे होता हो। ठीक है ना, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। शरीर में टॉक्सिन्स वगैरह जो अकुमुलेट रहते हैं, जैसे कफ वगैरह, है ना, या टॉक्सिन्स वगैरह जो शरीर में एकुमुलेशन रहता है, वो बाहर कर दिए जाते हैं, है ना, टू एलिमिनेट दी कफ दोष मेनली, है ना, कफ दोष को निकालने के लिए जो है शोधन कर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, शमन। शमन मतलब होता है कि अगर दोष ज्यादा प्रकोपित नहीं है और जो मेडिसिन से जो है मैनेज किए जा सकते हैं, तो उसको हम जो है नश्यम के थ्रू जो है उसको शमन औषधि देकर उसे हम शांत कर सकते हैं। जो बड़े हुए जो दोष है उनको हम शांत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टू रिड्यूस द दोष प्रोवोकेशन, अगर दोषों का प्रकोप है शरीर में, तो शमन औषधि या शमन नस्य द्वारा हम उसको शांत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंगन नस्य। ब्रिंगन मतलब क्या होता है, जो बॉडी को एक तरह से मजबूती दे, ब्रिंगन करे, है ना, पोषण करे। शरीर का जो पोषण करने के लिए जो नस्य दिया जाता है उसको ब्रिंगन नस्य बोलते हैं, है ना। ये मेनली क्या होता है, इससे अगर बॉडी के अंदर कहीं वीकनेस है, ठीक है ना, बॉडी की जो फंक्शनिंग है या फिर जो मोटर एक्टिविटीज है शरीर की, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, या एक्टिवनेस कम है बॉडी में, या प्रॉपरली जो है उसमें जो हमारे स्टिमुलस है ना, जैसे पेन सेंसेशन हो गया या फिर कोई भी हमारी सेंसिटिव नर्व्स हो गई जिससे हमें अपनी सेंसेस का पता लगता है, तो वो बहुत ही स्लो है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेंगन नस्य देते हैं, ताकि जो हमारी वात से रिलेटेड जो भी कर्म है, जो वात के थ्रू जो गवर्न होते हैं, जो वात के थ्रू मूवमेंट्स हमारी होती है बॉडी के अंदर, वो प्रॉपरली हो सके। तो उसमें क्या होता है कि वात को वो अच्छा अच्छा बना देते हैं, बैलेंस बना देते हैं। तो ये कर्म के अनुसार हो गया शोधन का, शोधन, शमन और ब्रेंगन, ये तीन प्रकार का जो नशा होता है, ये कर्म के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन। शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए जो बॉडी के शुद्धिकरण करे शरीर का। शमन यानी कि जो दोषों का शमन करें, बढ़े हुए दोषों को कम करें। और ब्रिंगन यानी कि शरीर में ब्रिंगन करें। ब्रिंगन यानी कि
टोनिफाइंग मतलब शरीर की जो मांसपेशियां है या फिर जो भी हमारे मसल्स है उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग हो उसमें, है ना, मजबूत मजबूत बनेंगे। पूरे हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट हो पाए, हमारे सेंस ऑर्गन प्रॉपरली कार्य कर पाए, तो ये ब्रेंगन नट्स उसके लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस यूज, कौन कौन से जो है सब्सटेंस यूज कर सकते हैं हम नस्यम में। जैसे अवपीड नस्य अगर हमें देना है तो अवपीड में मेनली क्या होता है कि जो जूसेस होते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म में वो यूज किए जाते हैं, जो भी जैसे तुलसी तुलसी के पत्ते पत्ते होते हैं ना, तुलसी पत्र स्वरस उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वासा पत्र स्वरस यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बताया प्लांडू यानी कि प्याज का स्वरस भी इसमें यूज कर सकते हैं, या दूर्वा स्वरस जो मेनली रक्तपित्त के केस में जैसे नेजल ब्लीडिंग है, ठीक है ना, नेजल ब्लीडिंग है एपिस्टेक्सिस जिससे बोला जाता है, उसमें हम दूर्वा स्वरस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवपीड नस्ल, इसमें अवपीड इसको बोला गया है, इसमें स्वरस यूज किया जाता है, जूस यूज किया जाता है, जो भी हर्बल प्रिपरेशन होती है उसका जूस यूज करते हैं। नेक्स्ट है नावन नस्यम। नावन नस्यम मेनली क्या रहता है कि इसमें मेनली हम जो ना मिल्क या फिर ऑयल जो भी हम यूज करते हैं, जैसे सड़बिंदु ऑयल हो गया, ठीक है ना, बला ऑयल हो गया, सड़बिंदु ऑयल हो गया, या फिर अनोतेल हो गया, ठीक है, या फिर मिल्क, है ना, कुछ केसेस में मिल्क को भी यूज किया जाता है, उसकी जो मेनली जो पित्त दोष को शमन करता है मेनली। तो नावन के रूप में जो है जो लहसुन दिया जाता है उसको हम ऑयल्स या फिर मिल्क के फॉर्म में दे सकते हैं। नेक्स्ट है धूम, धूम मतलब स्मोक, स्मोकी इनहेलेशन, है ना, तो उसके थ्रू हम इसमें लक्षण देते हैं, जैसे जो सोने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे भाई जुगलू का धूपन कर दिया, ठीक है, या वेरियस हर्ब्स आती है, बहुत सारी हर्ब्स आती है जिनको जो है धूपन कर्म किया जाता है, जैसे हवन सामग्री का रहता है इसमें, जिससे जो धूम उत्पन्न होती है, जो धुआं स्मोक उत्पन्न होता है उसको सोने के लिए बोलते हैं, तो उसको धूम नशे बोला गया है। मेनली जो नस्यम रहता है उसमें ये धूमन नस्यम हम उसमें देते हैं। इसके बाद होता है प्रदमन नस्य, यानी कि प्रदमन नस्य क्या होता है कि जो हर्बल पाउडर्स है, ठीक है ना, जैसे भी त्रिकटु चूर्ण हो गया, ठीक है, त्रिकटु चूर्ण का फाइन पाउडर्स को हम सुंघा देते हैं, या फिर इसमें जैसे एक तरह से जो पाउडर फॉर्म, फाइन पाउडर फॉर्म में जैसे मरीच हो गई या लौंग हो गई, ठीक है, उस या हल्दी, हल्दी का जो है नस्य हम दे सकते हैं। प्रदमन नस्य हर्बल पाउडर जो रहते हैं वो पाउडर के फॉर्म में जो नस्य दिया जाता है सोने के लिए जो दिया जाता है। पहले ओल्ड एजेज में क्या था, पुराने पुराने समय की बात है कि जो हमारे दादी दादा दादी जो होते थे वो सोने वो करते, तम्बाकू वगैरह जो होते वो सूंघते थे, है ना, आपने देखा भी होगा कि वो तम्बाकू की छोटी सी डिबिया रखते थे तो वो सूंघते थे, ठीक है ना, तो वो प्रदमन नशे में जाता है, जो उसमें हर्बल पाउडर वगैरह सुंघा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डोज के अकॉर्डिंग, जैसे प्रतिमर्श नशे होता है, प्रतिमर्श नशे में क्या रहता है, 2 ड्रॉप इन ईच नोस्ट्रिल, है ना, बहुत ही कम इसमें औषधि दी जाती है, लगभग 2 बूंदे, है ना, 2 ड्रॉप्स ऑफ दी ऑयल या फिर हर्बल प्रिपरेशन कुछ भी हम देते हैं तो इसमें दी जाती है, प्रत्येक जो ईच नोस्ट्रिल होती है इसके अंदर दी जाती है, तो ये होता है प्रतिमर्श नशे। एक होता है मर्श नशे, है ना, मर्श नशे में क्या है कि डोज इसमें बढ़ा दी जाती है, जैसे 6 बूंदे या 6 ड्रॉप से लेकर 10 से 12 बूंद तक इसमें दे दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को हमें शोधन कराना है या फिर शमन कराना है या भृंगण कराना है, ठीक है ना, मेनली कर्म के अकॉर्डिंग वो डोज निर्धारित होती है। ठीक है, अगर हमें शोधन कराना है, सपोज करो शोधन कराना है, तो हमें इसमें थोड़ी मेडिसिन ज्यादा इसमें दी जाती है, डोजेज इसमें ज्यादा दी जाती है, ड्रॉप इसमें ज्यादा रहती है, तो मर्स नशे का यूज करते हैं, है ना, जिसमें 6 से लेकर 12 बूंद तक जो है ईच नोस्ट्रिल में हमें डालनी होती है। ठीक है, तो ये था नस्यम के विषय में, जिसमें हमने इसकी कर्मुकता के आधार पर हमने देखा, है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्शन, शोधन शमन एंड भृंगन, अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस यूज, जिसमें अवपीडक नस्य हो गया, नावन नस्य, धूपन या फिर प्रज्वलन नस्य हो गया, है ना, तो ये इसका जो है
सब्सटेंस जो भी हम यूज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद डोज के अकॉर्डिंग प्रति मर्स नस्यम एंड मर्स नस्यम। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की कि जो है ये दिया कहाँ जाएगा। तो मेनली जो वात रोग होते हैं ना, वात पित्त डिसऑर्डर्स, उनको उनमें ये काफी अच्छा इफेक्ट देता है ना। वात एंड पित्त डिसऑर्डर ऑफ हेड, है ना, सर के जो भी जैसे हेडेक हो गया या फिर माइग्रेन की कंडीशन है, ठीक है, या निद्रा नहीं आ रही है, नींद मतलब है ना, नींद से भी रिलेटेड इश्यूज अगर है, किसी को नींद से रिलेटेड इश्यूज है, या फिर नेजल ब्लीडिंग वगैरह है, मतलब जो भी हेड रीजन से, ईयर से, आई से, नोज से या माउथ से जो रिलेटेड जो भी कोई बीमारी है, उसमें जो है इसको लक्षण को दिया जाता है। दूसरा क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अगर गला सूखता है बार बार, ठीक है, तो उसमें भी जो है लक्षण हम दे सकते हैं। दूसरा होता है डेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह, अगर प्रॉपरली जो है हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, या फिर डेंटल कैरीज वगैरह है, ठीक है ना, या फिर जो हमारे गम्स होते हैं इसमें स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस ज्यादा है, इचिंग है या ब्लीडिंग है, मतलब जो भी डेंटल कैरीज या डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें भी लहसुन बहुत ही अच्छा इफेक्टिव इसमें रहता है। दूसरा हो गया उसके बाद है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि अगर गले में जैसे भी हमारी जो इम्यून सिस्टम की जो नोड्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स जो रहते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह जो रहते हैं, वे काफी क्या हो जाते हैं, कुछ जो पर्सन होते हैं, कुछ बच्चों में देखने को मिलता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है उसकी, है ना, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है उनको। ठीक है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी का कुछ इश्यू रहता है, इम्यूनिटी रहती है बच्चों की, तो बार बार इन्फेक्शन उनको होता रहता है, जिसकी वजह से जो है टॉन्सिल्स में हो जाते हैं, तो उसमें भी काफी इफेक्टिव जो है लक्षण रहता है। नेक्स्ट है हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर सर के बाल जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, या पीले या फिर वाइटिश हो रहे हैं, है ना, हेल्दी हेयर नहीं है ना, हेयर फॉलिंग हो रही है, या फिर ड्राइनेस है, या फिर डैंड्रफ वगैरह की अगर कुछ केसेस हैं, तो उसमें भी जो है लहसुन बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है फेशियल पैरालिसिस, जैसे मैंने बताया अर्बित का पेशेंट है, पैरालिसिस का पेशेंट है, ठीक है ना, जैसे भी बेल्स पाल्सी वगैरह होती है, इसमें क्या रहता है कि पेशेंट का लेफ्ट या राइट साइड जो है वो वीक हो जाता है, वो प्रॉपरली खा नहीं पाता है, विस्लिंग नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इसकी हैम्पर्ड हो जाती है, प्रॉपरली जो है वो टर्निंग मूवमेंट नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, स्लर स्पीच रहती है, तो ये सारे साइन सिम्टम्स जो रहते हैं वो जो है फेशियल पैरालिसिस के रहते हैं, तो उसमें भी काफी इफेक्टिव एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है एलर्जीज, अगर कुछ है बॉडी के अंदर, बार बार छींके आना, है ना, या फिर जुकाम बना रहना, नोजिया रहना, या फिर बार बार रनिंग नोज रहना, ठीक है ना, कफ एंड कोल्ड बार बार उसको हो जाना, तो उसमें भी काफी ज्यादा अच्छा इफेक्टिव जो है लक्षण रहता है, तो एलर्जी कंडीशन को जो है ये ठीक करता है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में जैसे स्नोरिंग हैबिट है पेशेंट की, जो आज है ना खराटे लेता है, या फिर स्नोरिंग हैबिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, या ऑब्स्ट्रक्शन उसको फील होता है, या कोई नेजल ब्लॉकेज है, प्रॉपरली सांस लेने में उसको जो है दिक्कत होती है, रात को उसको जो है डिफिकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, या कुछ भी काम करता है, चलना फिरना कुछ भी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, अगर उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है, डिजनिया रहता है, उसको सांस चढ़ता है बार बार, प्रॉपरली जो है उसका नेजल जो है वर्क नहीं हो पाता है, तो उसमें भी जो है ये लक्ष्य कर्म काफी इफेक्टिव है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो गई, उसमें भी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, मेनली जो है जो इंडिकेशन है वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, तो अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, है ना, इंडाइजेशन की काफी लंबे समय से परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह अगर रहता है ना, तो उस केस में जो है हम इसमें सीवियर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर कुछ है, तो इसमें हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट फीवर, अगर पेशेंट को आ रहा है हाई ग्रेड फीवर वगैरह है, तो उसमें भी हम नक्सल जो है कॉन्ट्राइंडिकेट कराते हैं, प्रेगनेंसी के में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन रहते हैं नक्सल के। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, अगर छोटे बच्चे हैं उनमें हम नक्सल नहीं देते हैं, ठीक है। और क्या रहता है कि तुरंत जो स्नान करने के बाद जो है हम नक्सल अवॉइड करते हैं बेसिकली।
ठीक है। उसके बाद आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन अगर कुछ इसमें ज्यादा कुछ एक्सरसाइज, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली है, तो उसमें भी जो है हम इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट कराते हैं। आफ्टर विरेचन, जो अगर पेशेंट को विरेचन करा दिया गया है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी वीकनेस आ गई है काफी, ठीक है ना, तो उसमें भी जो है इसमें हम लक्षण नहीं उसको कराते हैं। आफ्टर अनुवासन बस्ती अगर दी गई है, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसमें अनुवासन ओवुलेशन किया गया है, तो हम एक्स्ट्रा ओवुलेशन वगैरह हम उसमें नहीं कराते हैं। और ये एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि जो हमारा नस्य है, उससे क्या होता है, दोषों का जो एक तरह से उत्क्लेशन होता है, दोषों का जो है शरीर से बाहर निकालते हैं, जो शरण होता है, जो दोषों को बाहर निकाला जाता है शरीर से, तो वो ऊर्ध्वगत मार्ग से निकाला जा रहा है। और अगर हम अनुवासन बस्ती या विरेचन वगैरह हम कराते हैं, तो ये अधोग मार्ग जो है हमारा एनल रीजन के थ्रू जो है इसमें दोषों का निर्वहन किया जाता है, दोषों को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनका जो है पाथ हो गया है, उल्टा इनका कर्म हो गया है। ऊर्ध्वगत विकारों में जो है ऊपर की तरफ दोषों का निर्वहन जो है नस्तन के थ्रू किया जाता है, और बाकी विरेचन या अनुवासन वगैरह के थ्रू जो है जिन्हें से नीचे की तरफ दोषों को निकाला जाता है। तो एक समय में ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक, अगर पेशेंट कोई क्रोनिक अल्कोहलिक है, तो उसमें भी जो है नस्ल कर्म हम नहीं कराते हैं। तो ये सब था अबाउट नस्ल। तो इसमें आपको कुछ आइडिया आ गया होगा, बाकी डिटेल में हम आगे फर्दर जो हमारे चैप्टर्स कंटिन्यू रहेंगे, तो प्रोसीजर पूरे इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, और बाकी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह भी होती होगी, जैसे ही होती है वैसे आपको जो है अटेंड करना है, तो पूरा समझाया जाएगा, बताया जाएगा नक्सल उत्पन्न कैसे किया जाता है, क्या इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, जैसे जो हमने अभी डिस्कस किया है पूरा, ये पूरा प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी आपको दिया जाएगा। तो अभी हमने नक्शम डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं रक्त मोक्षण की। ठीक है, क्योंकि रक्त मोक्षण भी पंचकर्मा की एक थेरेपी है। जैसे जैसे ये रक्तमोक्षण आचार्य सुश्रुत ने जो है माना है, जो 5 कर्म बताए हैं, वमन, विरेचन, ठीक है ना, बस्ती में जो है अनुवासन और निरूह बस्ती हो गई, और एक रक्तमोक्षण जो है ये आचार्य सुश्रुत मानते हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, जो 5 कर्म बताए गए, इसमें से वमन है, विरेचन है, ठीक है, आस्थापन बस्ती है, निरूह बस्ती है, आस्थापन निरूह एक ही होती है, अनुवासन बस्ती है, और नस्यम है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम इसका जो है रक्त मोक्षण भी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। रक्त मोक्षण में क्या रहता है कि रक्त मोक्षण मतलब, रक्त मतलब ब्लीडिंग, मोक्षण मतलब शरीर से निकालना, यानी कि ब्लड लेटिंग जो हम कराते हैं। ठीक है, दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालना। मेनली क्या रहता है कि इसमें जो हमारे पित्त दोष का जो है प्रकोपित रहता है, पित्त दोष इसमें दूषित रहता है। मेनली जो है स्किन डिजीजेज वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे भी सोरियासिस की कंडीशन है, या एक्जिमा है, एलर्जी कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें और इसके साथ साथ अगर हाई बीपी की पेशेंट को जो है कंप्लेन है ना, उच्च रक्तचाप है ना, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसमें भी रक्त मोक्षण काफी इफेक्टिव रहता है। तो इसके जो कार्य होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली जैसे आप फिगर में देख भी रहे हो कि जलोका जहाँ पर लीच थेरेपी हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिरावैद जिसमें किया गया है, ठीक है ना, ये 2 मोड्स ऑफ रक्त मोक्षण इसमें दिखाए गए हैं। अब इसमें क्या रहता है कि पोस्ट प्रोसीजर रहता है ये ना, पश्चात क्रम में क्या जो है वो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम रक्त मोक्षण के बारे में यही देखेंगे कि ब्लड लेटिंग जो है प्रोसीजर जो रहता है इसमें हम करते हैं। मेनली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मोड ऑफ रक्त मोक्षण है ना, किसके थ्रू किया जाएगा, तो वो इसके लिए क्लासिकल टेक्स्ट में एक रेफरेंस आता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग के थ्रू जो है किया जाता है, ठीक है ना, स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। ब्लड लेटिंग में स्ट्रिंग हो गया। जलोका यानी कि जोक वगैरह जो रहते हैं लीच टाइप का यूज किया जाता है। और अलाबू यानी कि जो कपिंग थेरेपी हम करते हैं, ठीक है ना, हिजमा या फिर कपिंग थेरेपी जो करते हैं, वेट कपिंग जो करते हैं, ठीक है ना, वो भी जो है अलाबू चिकित्सा के रूप में जो है राजकीय रक्त मोक्षण के थ्रू उसमें यूज की जाती है।
इसका फर्दर अगर हम डिस्कस करें कि रक्त मोक्षण भी मेनली जो है, जो हमारे दोष जो बताए गए हैं वात पित्त कफ, डिपेंड करता है कि उनकी जो ज्यादा प्रकोपित कौन सा है, वातज व्याधि है, पित्तज व्याधि है, या कफज व्याधि है। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की व्याधि है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने अपने रक्त मोक्षण के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट्स या फिर प्रोसीजर यूज करते हैं। जैसे मेनली अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग का यूज जो होता है मेनली वातज डिसऑर्डर में ज्यादातर किया जाता है, जो वात व्याधि जो होती है इसमें। वैसे तो जो है वात का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर मुख्य रूप से वात इसमें दूषित है, प्रकोपित है, तो उसमें स्ट्रिंग का यूज किया जाएगा फॉर ब्लड लेटिंग। उसके बाद है जलोका, ठीक है ना, जलोका का मेनली इसमें यूज किया जाता है जिसमें पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट रहती है, पित्त दोष प्रकोपित रहता है, पित्तादि व्याधियां जो भी रहती है, ठीक है, तो उसमें हम जलोका का यूज करते हैं। उसके बाद अलाबों का यूज जो किया गया है वो कफज व्याधि में किया गया है, जो कफज विकार जो हमारे होते हैं कफ दोष के कारण जो भी शरीर में व्याधि है, ठीक है ना, उसमें हम अलाबों चिकित्सा इसमें करते हैं। तो ये रक्त मोक्षण के विषय में रहा। बाकी प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, अटेंड करेंगे, तो इसमें आपको दिखाया जाएगा लीच थेरेपी कैसे की जाती है, या फिर ब्लड लेटिंग में शराब वैद वगैरह जो हम करते हैं वो कैसे हम करते हैं, तो उसकी रिलेटेड वीडियोज वगैरह भी आपको शेयर की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सभी डिस्कस किए हैं जो भी अपने प्रोसीजर थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वमन कर्म डिस्कस किया था, ठीक है, उसके बाद फिर हमने विरेचन कर्म डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बस्ती कर्म में जैसे अनुवासन बस्ती डिस्कस किया, तेल की बस्ती से बूंदा बोला जाता है, स्नेह का यूज किया जाता है, आस्थापन बस्ती में हर्बल प्रिपरेशन जो क्वाथ द्रव्य होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने नस्यम कर्म भी थोड़ा जो है मतलब देखा है, सुपरफिशियली हमने देखा है नस्यम कर्म, और साथ में हमने जो है रक्त मोक्षण के विषय में भी आज देखा है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी जो पंचकर्मा के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके करने के बाद जो डाइट रेजिमेंट, जो डाइट मैनेजमेंट जो बताया जाता है, ठीक है, तो उसको संसर्जन कर्म बोला जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो भी पंचकर्म हमने कराया है, जैसे वमन कराया है, विरेचन, बस्ती, हस्तमोक्षण, लक्षण, जो भी हमने कर्म कराया है, उसके बाद उसको एक डाइट मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली फॉलो करना होता है। 4 से 5 दिन का डाइट रहता है, इसमें हल्का खाने के लिए दिया जाता है पेशेंट को। मेनली जो है इसमें यवागु प्रिपरेशन पे या प्रिपरेशन इसको बोला है खिचड़ी, है ना, दाल का पानी यूज या फिर सूप वगैरह जो दे है पेशेंट को दिया जाता है, तो उसको संसर्जन क्रम बोला जाता है। तो इसमें ज्यादातर क्या रहता है कि संसर्जन क्रम में डाइट रेजिमेंट में पेय हम देते हैं पेशेंट को। पेय कैसे होती है, एक लिक्विड होता है, ठीक है ना, इसमें चावल का जो मान बोला गया है ना पेय, वार्म थिन एंड ग्लूअल विद साल्ट, ठीक है, सेंधा नमक वगैरह डाल के जो पेशेंट को बोलते हैं। विलेपी थोड़ी थिक रहती है, खिचड़ी टाइप में जो रहती है, कह सकते हैं। उसके बाद अतिरिक्त यूज एक जो मूंग, जो दाल होती है, मूंग की दाल जो रहती है उसका सूप बना के पेशेंट को दिया जाता है, खिचड़ी वगैरह दिया में डाल के दिया जाता है। मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह हम इसमें ले सकते हैं। उसके बाद फिर पीयूष इसमें क्या रहता है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉलिड कर दी जाती है, मूंग और चावल की खिचड़ी बना दी जाती है, इसमें इसमें थोड़ा संस्कृत उसको किया जाता है, जैसे घी का छौंका लगा देते हैं इसमें, है ना, चंदन नमक या जो जीरा होता है, जीरा घी का छौंक वगैरह लगा के इसमें पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट नॉर्मल जो डाइट रहती है उसको हम ले आते हैं पेशेंट को, तो अन्न, ठीक है ना, मांस रस वगैरह अगर नॉन वेज वगैरह यूज करते हैं तो धीरे धीरे मांस रस जो सूप होता है, चिकन सूप मटन सूप वगैरह, उसको हम देते हैं, और धीरे धीरे उसको जो है नॉर्मली उसकी जो नॉर्मल डाइट है उसको लेके आते हैं। तो ये टोटल जो टाइम पीरियड रहता है 4 से 5 दिन का रहता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो शुद्धि हुई है, पेशेंट का जो डिटॉक्सिफिकेशन जो हमने कराया है, प्रोसीजर जो कराया है वो किस प्रकार से रहा है, मतलब अच्छा हुआ है, मतलब उत्तम शुद्धि हुई है, या फिर
मध्यम शुद्धि हुई है या अवर शुद्धि हुई है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को जो है पंचकर्मा का जो हमने प्रोसीजर कराया वो किस प्रकार से हुआ है। उसके बाद ये तो रहा पंचकर्मा का। उसके बाद हम जो संशमन चिकित्सा जो पेशेंट को देते हैं, ठीक है ना, मेडिसिनल जो इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें क्या रहता है मेनली, इसके बाद हम पेशेंट को कुछ ऐसी रसायन द्रव्य का प्रयोग कराते हैं ताकि उसकी जो वीकनेस है वो उसकी दूर हो जाए, है ना। शरीर के अंदर जो धात्विक क्षीण हुई है, धात्विक की पुष्टि के लिए जो है उसको हम रसायन द्रव्य की थेरेपी कराते हैं। तो ये बाद में जो है रिजुनवेशन थेरेपी या फिर रसायन थेरेपी उसको साथ में हम चलाते हैं। इसके बाद जो हम पंचकर्मा कराते हैं, हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। मेजर जो प्रिकॉशंस होती है तो वो हमें अवॉइड करानी होती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट की कंडीशन से जो हमें वो अवॉइड करानी है। एक्सेस और फिजिकल एक्टिविटी उसको नहीं करनी है पेशेंट को, ठीक है। कोई भी नेचुरल एलर्जी है उसको बोलना है हमें कि जो है उसको इमीडिएटली पास आउट करे। अगर कुछ यूरिनेशन है या टॉयलेट वगैरह है तो उसको तुरंत बोलना है कि वो पास आउट करे, ठीक है। उसके बाद कोई भी रॉन्ग रीडिंग हैबिट उसको नहीं फॉलो करनी है। सिंपल सादा सात्विक आहार उसको खाना होता है, कह सकते बैलेंस डाइट जिसे बोला गया है वो उसको लेना होता है। और कोई भी अगर वाटर वगैरह अब लेता है पेशेंट तो उसको क्या करना है कि हॉट वाटर या फिर हम लूक वार्म वाटर जो है उसको बोलते हैं कि वो सिप सिप करके पीता रहे। तो ये कुछ प्रयोग होते हैं जो पेशेंट को हमें बताने होते हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पंचकर्मा अगर कराते हैं तो क्यों कराएं, ठीक है ना। तो उसका कुछ बेनिफिट है, कुछ प्रयोग है, कुछ उपयोग है, कुछ इसका फायदा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचकर्मा वो हम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो उसके लिए कुछ बोला, ऐसे बोला गया आयुर्वेद में, दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाच में जीता संशोधने तो न तेषां पुनरुद्धार। मतलब क्या हुआ कि दोष जो शरीर में प्रकोपित है, ठीक है ना, जिनको वात पित्त कफ जो दोष है, अगर हम इसको शमन करते हैं, शांत कर देते हैं, औषधि केवल औषधि देकर हम इसको शांत कर देते हैं तो ये कुछ समय के लिए जो है प्रेसिपाई हो जाते हैं, जो है कम हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये डर रहता है कि ये बाद में जो है जैसे इनको प्रत्याहार वगैरह सेवन किया जाएगा प्रॉपरली, अगर वो पेशेंट अगर फिर भी दोबारा से जो है वो इरेगुलर डाइट हैबिट उसकी रहती है, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एज इट इज बने हुए हैं, उसको जो निदान जो भी ले रहा था एज इट इज अगर उसके बने रहते हैं, तो ये जो दवाइयों से जो उसको शांत किए गए हैं तो उसको दोबारा से कुपित हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है कि जो दोष होते हैं वो कुपित हो सकते हैं, तो उनको क्या किसके लिए बोला गया, उनके लिए लंघन और पाचन औषधि के लिए बोला गया है, ठीक है ना। अगर मतलब लंघन और पाचन से जो चिकित्सा की जाती है, मतलब कुछ मेडिसिन हल्की मेडिसिन दी जाती है, डाइट मैनेजमेंट किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि दोष जो है कुपित जो हो गए वो शांत हो जाते हैं। लेकिन उनका भय ये रहता है कि जैसे ही अपथ्य सेवन किया जाएगा वो दोबारा से शरीर में जो है अपना रूप दिखा सकते हैं, दोबारा से शरीर में व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका इसको इससे बचने के लिए क्या है कि उसका जो है शोधन कराया जाए, ठीक है। तो दोषी जो प्रकोपित हो रहे हैं उनको जीतने के लिए जो है उनका शोधन कराया जाता है ताकि वो दोबारा से अपना प्रकोपित अवस्था में न आए और दोबारा से शरीर को जो है ग्रसित न करे, व्याधित न करे, ठीक है। तो यही इसकी जो है इम्पोर्टेंस है पंचकर्मा की। पंचकर्मा के थ्रू हम दोषों को जो है शोधन करने के बाद जो है उनको हम जो है शरीर में जो है दोबारा से वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये बेनिफिट है। के बाद बात करते हैं इसके अलग से पंचकर्मा के बेनिफिट और क्या क्या है। तो इस पे बताया भी गया है कि रिस्टोर्स मेटाबॉलिक पावर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहली बात ये है कि डाइजेशन अगर इंसान का ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो डाइजेशन इसका अच्छा हो जाता है। बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कफ या फिर टॉक्सिन कोई भी बॉडी के अंदर है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। जो भी हमारी बात पित्त कफ दोषा है जो मेनली जो है एक तरह से धातु बताई गई है, शरीर में होना भी जरूरी है इनका, है ना। अगर ये नहीं होंगे तो शरीर की जो कार्य क्षमता है, शरीर की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो शरीर सम्यक रूप से कार्य करता रहे, प्रॉपरली जो है हमारा शरीर ठीक रहता रहे, तो हमारी जो भी बॉडी फंक्शनिंग फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली होती रहे। तो दोषों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो पंचकर्मा से क्या रहता है, दोषों का बैलेंस होता है।
उसके बाद क्या है कि अगर कुछ भी चिड़चिड़ापन है, ये एंजाइटी है, ये कोई उलझन है माइंड में, तो वो इस तरह से फ्रेशनेस आती है, क्लियर थॉट्स होते हैं, ठीक है ना। तो मेंटल क्लियरिटी जो है वो बढ़ जाती है, एक्टिवनेस बढ़ जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है बॉडी की, ठीक है। हेल्थ इम्प्लीमेंट, हेल्थ डाइट्स एंड लाइफस्टाइल, जो भी हमारा हेल्थ कैसी रहे, है ना, क्या खाना पीना हमें चाहिए, किस प्रकार का लाइफस्टाइल में जो है रहना चाहिए, तो ये सब चीजें इसके लिए मदद करती है। रिड्यूस स्ट्रेस, अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक है ना, तो उसके लिए पंचकर्मा काफी इफेक्टिव है, ठीक है। स्लो एजिंग प्रोसेस, जो भी हमारी शरीर की जो धातुएं हैं, शरीर की जो सेल्स है, ठीक है ना, अगर उनको प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपरली जो उनको जो है उनका जो नरिशमेंट है उनको नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या है कि वो एजिंग की तरफ चली जाती है, मतलब वो जो है डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसको क्या करता है पंचकर्म, स्लो डाउन करता है जो भी एजिंग प्रोसेस शरीर का, बुढ़ापा जिसको बोला गया है, तो जैसे झुर्रियां पड़ना, है ना, बाल सफेद होना, तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स आती है अक्सर, तो ये बहुत ही जो है क्या हो जाती है, कट डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, अगर हम अपना टाइम टू टाइम पंचकर्म अपना कराते हैं। उसके बाद इंक्रीज स्किन ग्लो, स्किन की जो ग्लोनेस है वो बढ़ जाती है इससे, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है, शरीर की इम्यूनिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होते हैं। बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, शरीर में ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है, और एक जो है एक तरह से स्टेमिना उसका बढ़ जाता है, ठीक है। इम्प्रूव इन रिमूव इंसोम्निया, अगर नींद की कोई दिक्कत है, नींद वगैरह प्रॉपरली नहीं आती है, ये मेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसमें भी जो है काफी इफेक्टिव रहता है पंचकर्म। तो ये कुछ पंचकर्मा के विषय में हमने डिस्कस किया, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। आप अपना वीडियो ऑन नहीं करते हो कभी भी, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर, आ हाँ रही आ है। रही मेरी है।